Hello, my dear students. Myself C. Aditya Sharma. I hope you all must be doing absolutely wonderful. और बेटा मैं आज आ गया हूँ आप लोगों के साथ इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए और आप लोगों की इंटरमीडिएट की जितनी भी क्वेरीज हैं उन्हें क्लियर करने के लिए। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइकॉनिक प्रोग्राम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करके, उसके बाद हम हमारे सब्जेक्ट मैटर में स्लाइड करेंगे। तो बेटा आइकॉनिक प्रोग्राम बेसिकली क्या है? आइकॉनिक प्रोग्राम बेसिकली एक सीए इंटरमीडिएट कैटेगरी के अंदर फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। तो वैसे हर कैटेगरी के अंदर आइकॉनिक फ्लैगशिप प्रोडक्ट रहता है। मैं आज सीए इंटरमीडिएट आइकॉनिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बेटा जब भी आप अनअकैडमी की प्लस क्लासेस लेते हैं तो आप लोगों को नीचे दिए गए सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे लाइव क्लासेस रहते हैं, वीकली टेस्ट रहता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है और स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है। ये सारी चीज़ें तो मिलते हैं, लेकिन आइकॉनिक में आपको और एडिशनल बेनिफिशियल फीचर्स मिलते हैं, जैसे वन ऑन वन बेसिस पे पर्सनल कोचिंग मिलती है आप लोगों को, मेंटोर्स असाइन रहते हैं और ये मेंटोर्स आपकी मदद करते हैं। जैसे समझिए कभी मुझे आईसीआर रजिस्ट्रेशन करवाने में तकलीफ हो रही हो, मान लो बेटा मुझे कोई सब्जेक्ट में प्रोसीड कैसे करना है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे पर्सनल कोच मेंटोर। बेटा वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है यहाँ पर आप लोगों के लिए, जहां पर बेटा आप लोगों के डाउट भी वन ऑन वन बेसिस पे पर्सनलाइज वे में क्लियर करे जाएंगे। तो ये पर्सनल मेंटरिंग मिल रही है, इससे अच्छा और फीचर कुछ हो नहीं सकता और ये इंडिया में और आपको कोई प्रोवाइड कर नहीं सकता इतने बड़े स्केल पे। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज यानी रिटर्न टेस्ट सीरीज मिलती है बेटा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को पेपर्स मिलेंगे, आप लोगों को सॉल्व करने, हम आपको चेक करके देंगे, सोल्यूशन भी देंगे, डिस्कशन भी करेंगे। प्रिंटेड बुक ऑफ एजुकेटर ऑफ योर चॉइस, जो एजुकेटर्स की आप बुक चाहते हैं वो एजुकेटर की बुक मिलेगी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ आपको सेशंस मिलेंगे और एक कम्युनिटी बिल्डिंग डिस्कॉर्ड चैनल। फर्दर मोर बेटा लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जो हमने आइकॉनिक में लॉन्च किया है, इसमें आपको क्या फीचर्स मिलते हैं जरा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गिव योर एग्जाम प्रेप एन एक्स्ट्रा एज विथ अवर लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म एलएमपी। एक्सपीरियंस पर्सनलाइज लर्निंग लाइक नेवर बिफोर विथ अवर सीजन मेंटर एंड डाउट सॉल्वर। बेटा यहाँ पर आपके मेंटर्स भी हैं, डाउट सॉल्वर्स भी हैं। डिस्कस योर डाउट, क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट एंड एनहांस योर एग्जाम स्ट्रेटेजी जस्ट अ क्लिक अवे। कस्टमाइज प्लान बनेगा बेटा, हर बच्चा सेम नहीं रहता, इसीलिए बेटा हर बच्चे के लिए यहाँ पे एक अलग कस्टमाइज प्लान बनाते हैं और हम आपको आर्टिकलशिप में भी गाइड करते हैं। फर्दर इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हो चुकी है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, बेटा आप यहाँ पे 40%, 80% और 100% ये 3 स्लैब्स के अंदर टेस्ट सीरीज देंगे। ये हो जाने के बाद आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा बेटा आंसर समेत, और इसके बाद एक गाइडेंस सेशन रहेगा मेंटोर के साथ आपका, ठीक है, एक्सपर्ट के साथ। फिर बेटा आपको यहाँ पर ना मेरा कोड यूज करना है CA आदित्य लाइव। वंस यू यूज माई कोड CA आदित्य लाइव, बेटा आपको स्ट्रेट अवे 10% ऑफ मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। बेटा अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ और सिर्फ CA इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन लेना है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन जो रहेगा आपके लिए वो रहेगा बेटा ये 12 मंथ का। गो फॉर 12 मंथ, 38,250 इज द प्राइसिंग, और बेटा आपको इस पर स्ट्रेट अवे 10% ऑफ मिल जाएगा। और भी बहुत धमाकेदार ऑफर आने वाले हैं, उनके लिए आप वेट कर सकते हैं, पर कोड हमेशा यही रहेगा CA आदित्य लाइव। अगर आप फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का कॉम्बो लेते हैं बेटा, तो मैं कहूँगा आपके लिए 12 मंथ की जो ड्यूरेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। गो फॉर 24 मंथ बेटा, 66,000 CA आदित्य लाइव कोड यूज़ करके आपको स्ट्रेट अवे 10% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ धमाकेदार ऑफर भी आते हैं बेटा, आप ये कोड लगाइए, आपको स्ट्रेट अवे ऑफर मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी कंसर्न रहे तो आप मुझसे चलते लाइव लेक्चर में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ वहाँ पे आप मुझसे चैट इंटरेक्ट कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेरी कंसर्न रहे तो पूछिए, क्लियर कर सकते हैं। सो विद दिस ये था आइकॉनिक के बारे में। चलिए हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम फटाफट ना कुछ बातों का खास ख्याल रखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो कॉस्टिंग की थियरी को लेकर डर हटा देना चाहिए। लास्ट टाइम तक जब तक मैं बैच लेता था, मैं आपको बोलता था कॉस्टिंग की थियरी 30 मार्क्स तक आ जाती है, लेकिन अभी रीसेंट ट्रेंड फिर से जो बदला है पिछले 2-3 एग्जाम का, जब तक मैं लास्ट टाइम तक बोलता था ना, तो मैं आपको बोल रहा था हमने बैच स्टार्ट करी थी फरवरी में, तो मैं आपको बोल रहा था कॉस्टिंग की थियरी 30 मार्क्स तक आ जाती है। मैंने उसमें जनवरी का पेपर और दिसंबर के पेपर को इग्नोर किया था क्योंकि एकदम लेटेस्ट पेपर थे, उनको ट्रेंड की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता था। पर अब मेरे पास दिसंबर का पेपर है, मेरे पास जनवरी का पेपर है बेटा, मेरे पास अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुई है उसका भी पेपर है।
तो अब ये ट्रेंड क्लियर हो गया कि थियरी आ रही है 20 मार्क्स की लगभग। फिर देखा गया कि थियरी आ कहां से रही है। सबसे पहले तो ये एनालाइज करना चाहिए। अब ये फाइनल का पेपर है एससीएमपी, कॉस्टिंग ही है बेटा, उसके अंदर बच्चे काफी फेल होते हैं। तो जब उसका डीपली एनालिसिस करने के लिए गए हम सब, तो हमें एक चीज पता चली कि बच्चा वहां पर थियरी इग्नोर करता है। ऑल्दो मैं वहां पर पढ़ाता नहीं हूँ, पर ठीक है, मैं एनालिसिस तो करता रहता हूँ। तो एक चीज पता चली कि बच्चा थियरी इग्नोर करता है, राइट। तो थियरी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो वहां पे हम उन्हें स्ट्रेटेजी बना के देते हैं कि थियरी आती कहां से है। सेम गोज फॉर यू, आप थियरी इग्नोर नहीं करते हैं, बट बेटा आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि थियरी कहां से आती है और उसमें कितना फोकस कितना वेटेज देना चाहिए, देन एंड इन दैट केस ओनली आप थियरी अटेम्प्ट कर पाओगे। आप इसको अलग से थियरी बुक की तरह नहीं पढ़ सकते। थियरी बेटा बहुत ही छोटी सी है हमारे सिलेबस में, और थियरी रिजिड बिल्कुल नहीं है। रिजिड एज इन अगर आप लॉ का कोई आंसर लिखते हैं या ऑडिट का आंसर लिखते हैं तो उन्हें एक्सपेक्टेड है आपकी प्रोविजंस लिखो, आप वहां पे फैक्ट्स डिस्क्राइब करो, यू नीड टू मेंशन एवरीथिंग। पर बेटा यहाँ पर आप लोगों को ना बड़ी लीनियंट मार्किंग मिलती है। 20 मार्क्स की अगर थियरी पूछी जा रही है ओवरऑल पेपर में, और अगर आप टूटी फूटी लैंग्वेज में भी लिख देते हो, सारे पॉइंटर्स वगैरह मेंशन कर देते हो, तो आप 15 to 16 स्कोर कर सकते हो, विच इज सच अ गुड नंबर। बिकॉज अगर आपने थियरी को अच्छे से कर लिया, एक दिन आपने पूरा थियरी को दे दिया, ऐसे सुबह से लेकर रात तक थियरी करना नामुमकिन है, पर अगर मान लो आपने एक दिन थियरी को दे दिया, जो कुल मिला के 6 से 7 घंटे की थियरी होती है, तो बेटा आपके 15 से 16 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पासिंग के लिए अगर 40 मार्क्स चाहिए तो 15 यहीं से आते हैं। अब बचा हुआ जो मेरा 80 दिन 90 दिन चल रहा है, वो आपको 80 मार्क्स की प्रिपरेशन करवाएगा, और ये एक दिन जो है आपको 15 से 16 मार्क्स दिलाए। तो पहले मैं इसका वेटेज बहुत ज्यादा बोलता था, अब मैंने इसका वेटेज जो आ रहा है उसके हिसाब से बोलना चालू किया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो द पॉइंट इज कि अब आप थियरी पढ़ेंगे, जितनी बताई गई है थियरी उतनी ही पढ़ेंगे। हमारे पास पेपर का और डेप्थ में एनालिसिस चल ही रहा है। अब जितने न्यू सिलेबस के पेपर है, सारे के सारे पेपर्स का फिर से एनालिसिस, एक ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है। इसलिए मैंने बोला ये जो है अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, पूरा 100% पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है इसके अंदर भी कट शट करके मैं May 22 के लिए पढ़ाऊँ, और May 22 के लिए हमारा अप्रोच बिल्कुल ही अलग रहने वाला है। तो May 22 वाले स्टूडेंट्स ना देखें इस थियरी को, और अगर मान लो कोई आज से 2 4 5 महीने बाद इसको रेफर कर रहा है, तो मैं बता दूं दोस्तों, May 22 के लिए दिस इज नॉट दैट मच इफेक्टिव, आई विल से। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रेम। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। जस्ट अ सेकंड। ठीक, सो थियरी के लिए मैं क्या रेफर कर रहा हूँ? देखो, बेस्ट जो मटेरियल है ना थियरी के लिए आज के टाइम पे, एक तो मटेरियल मैं आपको देने वाला हूँ, वो आपके पास कल तक आ जाएगा। लेकिन जो मटेरियल मैंने एज अ बेस कंसिडर किया है वो है ICAI का चैप्टर नंबर 1। मोस्टली थियरी वही से आती है। हाँ, मैं बता रहा था आपको थियरी आती कहाँ से। थियरी आपको पढ़नी कहाँ से, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं। दोस्तों, थियरी के अंदर मैंने ऐसे देखा है कि जो 2 या 3 क्वेश्चन हैं, यानी करीब करीब 15 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 मार्क्स टेंटेटिवली, या 12 से 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, वो जो डेडिकेटेडली आपको चैप्टर नंबर 1 दे रखा है उसी में से आ रही है। ठीक है, और ये मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में कवर करवा दूंगा। जो May 22 वाले स्टूडेंट्स हैं और जो ऑलरेडी दिसंबर में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, अपनी एग्जाम देने वाले हैं बेटा, उन लोगों को भी मैं कवर करवा चुका हूँ। तो मोस्टली ये चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी में से मोस्ट थियरी आने वाली है। और फिर जो बचा हुआ थियरी है वो टुकड़े टुकड़े में आएगी, अलग अलग चैप्टर्स में से आएगी। ठीक है, मटेरियल का कुछ पूछ लिया उन्होंने, लेबर का कुछ पूछ लिया, ठीक है, उन्होंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों सुपीरियर है हमारे ओवरहेड्स कॉस्टिंग से, तो भैया ये सारी चीजें वो पूछना चालू कर देंगे। तो बचे हुए जो 5 से 7 मार्क्स है वो कहाँ से आ सकते हैं हम बता नहीं सकते हैं। उसके लिए आपका सब्जेक्ट पे होल्ड होना जरूरी है।
जब भी आप क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, जो भी मैंने थ्योरी लिखवाई, जो भी टीचर ने थ्योरी लिखवाई, उसको पढ़ लेना है, आपको उसी में से आ जाएंगे क्वेश्चन। अदरवाइज अगर आप सिर्फ थ्योरी देखते जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी थ्योरी दिखेगी आपको, लिटरेचर पार्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर हम रेफरेंस मटेरियल यूज करने वाले हैं हमारे आईसीएआई का। काफी अच्छा मटेरियल है, मैंने देखा है, लेकिन कुछ चीजें इररिलेवेंट है, इसलिए मैं आपको मेरे नोट्स कल प्रोवाइड कर दूंगा। आर यू देयर गाइस? दोस्तों क्या आप हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन पे। पूछते हैं बेटा, ये मीनिंग पूछते हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, हम उसको पढ़ लेते हैं, और जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है मैं आपको वो बता दूंगा। तो ये पहली डेफिनेशन जो है वो है कॉस्ट की। कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? द रिसोर्सेस विच यू पे टू गेट समथिंग। मान लो मैं अगर ये मार्कर बाय करने जाता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, इसकी कॉस्ट कितनी है, मैं इसकी कॉस्ट कितनी है, मुझे कितने में पड़ेगा, मेरे लिए इसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, मुझे मार्कर की जरूरत पड़ती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ बीइंग अ टीचर, मुझे मार्कर कितने रुपए में पड़ेगा, इस मार्कर की कॉस्ट कितनी है। मतलब मैं उससे बात कर रहा हूँ कि मुझे ये गुड्स दो, मुझे ये सर्विस दो, इसके बदले आपको कितने रिसोर्सेस चाहिए मुझसे, आपको मुझसे कितने रुपए चाहिए। तो द कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। इट कैन बी एक्सप्रेस एज नाउन एंड वर्ब। ये छोड़ दो, नाउन एंड वर्ब छोड़ दो, बस। It is amount of expenditure. So cost is nothing but an expenditure. It is the value you are ready to give up. It is the resources which you are ready to give. Getting my point? सिंपल है, इसके ऊपर कुछ नहीं पूछना। आपको पूछा जाता है व्हाट इज कॉस्टिंग। बेटा कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब होता है मेथड्स एंड टेक्निक टू डिटरमाइन कॉस्ट। ठीक है, अब बेटा ये पेन लेकर आया, ठीक है, अब ये पेन को लेकर आया, अगर मैं इस पेन को लेकर आता हूँ, मैंने सामने वाले से पूछा भैया पेन कितने का है, वो बोलता है सर 10 रुपए का। सिंपल सी चीज हो गई कि इसकी कॉस्ट भी 10 रुपए और इसकी कॉस्टिंग भी भैया 10 रुपए ही है, इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया 10 में। और मान लो मैं दुकान वाले के पास जाता हूँ और दुकान वाले को बोलता हूँ कि भैया ये पेन कितने का है, वो बोलता है सर देखो ये पेन है 12 रुपए का, इसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा, जिसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा, समझो एक काम करते हैं आपके सामने लिख ही देता हूँ, ये पेन है समझो 100 रुपए का, वो बोल रहा है सर आपको इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18 टका, सर इसका ट्रांसपोर्टेशन का लगेगा, समझो बहुत सारे मेरे को पेन लेकर आने, सर आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा पर यूनिट 2 रुपए लग जाएगा, तो सर ये आपको पेन पड़ेगा 120 रुपए में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक मेथड, एक टेक्निक, एक तरीका, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू पूरी की पूरी कॉस्ट असर्टन करी, इसे बोला जाता है कॉस्टिंग। तो बेटा कॉस्ट का मतलब होता है वैल्यू इन एक्सचेंज, कि आप कितने रिसोर्सेज दे रहे हो, और कॉस्टिंग का मतलब होता है मेथड एंड टेक्निक, मेथड्स कौन से यूज कर रहे हो, कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे हो to determine the cost. According to CIMA, an organization's costing system is the foundation of internal financing information system for manager. It provides the information that the management needs to plan and control organization activity and make decision about future. तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, कॉस्टिंग का मतलब होता है मेथड्स एंड टेक्निक टू डिटरमाइन कॉस्ट। अब बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। अकाउंटिंग जैसे ही वर्ड आ जाता है अकाउंटिंग हमारे सामने, इसका मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। मतलब बेटा जो भी इसकी कॉस्ट है उसको किस तरीके से अकाउंट करना, कहां दिखाना, कैसे दिखाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम रिसेंटली क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मैंने आपको एक नॉर्मल सी चीज बताई थी कि अगर मटेरियल है जो साइट पे लाया गया है उसको एट प्रॉफिट सेल कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से तो एट कॉस्ट लेस करते हैं, बचा हुआ जो एबनॉर्मल गेन है या अबव कॉस्ट जो सेल किया उसको किधर रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है, हम ये ट्रीटमेंट देते हैं। तो बेटा ये क्या है, ये बेसिकली जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट जो है उसको असर्टन करने का, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करने का तरीका है। तो कॉस्टिंग आपको मेथड बताता है पर प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ नहीं बोलता है। कॉस्टिंग सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग
कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट आपने आइडेंटिफाई करी है, इसको अकाउंट कैसे करना, which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and end with the preparation of periodical statement and report for ascertaining and controlling। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी की। बेटा कॉस्ट अकाउंटेंसी का सिंपल मीनिंग बताता हूं। कॉस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक बताता है। मेथड ये है, टेक्निक ये है, ऐसे ऐसे करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है। इनकम को इनकम की जगह, कॉस्ट से रिलेटेड इनकम को इनकम की जगह, कॉस्ट जो भी है उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करता है। समझो कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट है तो उसको जहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए, वहां पर जिस तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए वो करता है। तो बेटा कॉस्टिंग मेथड बताता है, ये उसकी अकाउंटिंग करता है। और जब मैं इन दोनों को यूज करता हूं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो मुझे मिल जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो बेटा कॉस्ट अकाउंटेंसी is basically use of costing and cost accounting for the purpose of decision making. Getting my point? बोलो। So cost accountancy has been defined as application of costing and cost accounting principle, methods and technique to the science, arts and practice of cost control and ascertainment of profit. It includes the presentation of information derived there for the purpose of managerial decision making। important है decision making के लिए useful। समझा? मेरी बैच स्टार्ट हो रही है 22 सितंबर यानी कमिंग वेडनेसडे को 3:30 बजे। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थियरी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अब उनके चलते लेक्चर में ही पढ़ाया जाया करेगा और बार बार क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा। अब जो नई टेस्ट सीरीज डिजाइन करी गई है उसमें कंपलसरी आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कंपलसरी। अब आप लोगों के लिए अप्रोच बदल दिया है मैंने। नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सिंपल है। एज पर CIMA ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दोस्तों देखो क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये क्यों किया गया है? बेटा बेटर पर्सपेक्टिव आए आपको। क्यों बेटर पर्सपेक्टिव है? एक आपको अकाउंटिंग का एंगल बता रहे हैं, एक आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एंगल दे रहा है, एक आपको फाइनेंशियल एंगल भी दे रहा है, तो आप बेटर बता सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू क्रिएट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड इंक्रीज वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स फॉर द प्रॉफिट एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Management accounting is integral part of management function. It assists management by provision of relevant information for planning, organizing। ये सब काम की नहीं है बेटा थियरी। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ताकि स्टेक होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज, वैल्यू मैक्सिमाइज हो। ठीक है, फिर कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके ऊपर नहीं आती थी, फिर भी पढ़ लेते हैं। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये देखो बेटा, कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मेथड फॉर कलेक्शन, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। तो बेटा ये होता है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट, तो कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करना। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट।
फॉर द कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आप पूरी क्रोनोलॉजी समझो। कॉस्ट, कॉस्ट से कॉस्टिंग, कॉस्टिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी से मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये जाके सारी डेफिनेशन खत्म होती है। ठीक है, रिजिड नहीं है थियरी, आप समझिए, बड़ा आसानी से बताना है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वैल्यू इन एक्सचेंज, आप कितने रिसोर्सेज दे रहे हो टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्टिंग का मतलब होता है मेथड्स एंड टेक्निक। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? बेटा जो कॉस्टिंग है आप उसके थ्रू कॉस्ट असर्टन करो, आप कॉस्ट असर्टन करो, आप उस कॉस्ट को डिटरमाइन करो, ठीक है, अकाउंटिंग करो, रिकॉर्ड फॉर करो, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है बेटा? कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब जो आपकी कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, आप उसको यूज करके डिसीजन मेकिंग करो। फिर आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज करना। तो क्रोनोलॉजी में समझोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना है। ये पूछ रहे हैं आपसे ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का पूछ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप कॉस्ट किस तरीके से रिकॉर्ड फॉर करोगे। ये आपसे पूछ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बेनिफिट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, आप किस तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो उसे बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपसे पूछा जा रहा है भैया ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, यानी जो भी कॉस्ट है उसको आप जब रिकॉर्ड करते हो, जो भी कॉस्ट आई है उसको रिकॉर्ड करते हो, जिस भी तरीके से रिकॉर्ड करते हो, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या? आप ऐसे रैंडमली जो सामान लेकर आगे उसको रख क्यों नहीं देते? हाँ, उसका टोटल मार्केट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स क्यों नहीं कर देते? तो ऑब्जेक्टिव बताओ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। बेटा कई बार ना कॉस्ट असर्टेन करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग यूज किया जा सकती है। आप बोलेंगे सर ये कैसी अजीब बात बोल रहे, कॉस्ट की मदद से ही तो कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, और आप बोल रहे कॉस्ट की मदद से कॉस्ट अकाउंटिंग होगी। अब आप बोल रहे हो सर कॉस्टिंग की मदद से कॉस्ट असर्टेन होगी। मैं बोला हाँ बेटा, एक गुड है, समझो मैंने पेन परचेज किया 100 रुपए का, उस पर 18 रुपए जीएसटी लगा, ठीक है, मेरी जेब से तो आउटफ्लो गया 18 रुपए। बट बेटा ये जो 18 रुपए है ना, अगर मुझे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए तो अब आप ही मुझे बताइए कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी रहेगी। बेटा मेरी एक्चुअल कॉस्ट तो 100 रुपए ही लगी है, ये 18 रुपए तो मेरी कॉस्ट तो लगी नहीं है, ये तो क्रेडिट है, इसको कॉस्ट में जोड़ के मतलब ही नहीं है, इसको मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर ही नहीं सकते। तो बेटा आप तरीके से कॉस्ट को असर्टेन कर पाओगे, एक्यूरेट कॉस्ट असर्टेनमेंट होगा। पहला है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग is accumulation and ascertainment of cost. Costs are accumulated, assigned and ascertained for each cost object. The cost object may be unit, job, operation, process, department और services। अब सीखेंगे बेटा, ठीक है, आप कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप कभी गाड़ी सर्विसिंग के लिए भेजते हैं बेटा, तो आपको जॉब कार्ड बना के देता है, ठीक है, बैच कार्ड नहीं होता, वो जॉब कार्ड होता है। जॉब कार्ड जब होता है ना बेटा, ध्यान से सुनना, तो वो क्या करता है, प्रॉपर आपको जो वो जॉब करके देने वाला है तो एक प्राइस कोट करेगा। अब ये प्राइस कोट करने के लिए उसको अपनी कॉस्ट भी तो पता होनी चाहिए। तो बेटा जब आप तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करोगे, तरीके से ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर करोगे, तभी आपको कॉस्ट पता चलेगी, तभी आप फर्दर कॉस्ट असर्टेन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास समझो कोई बंदा आया, वो बोलता सर ऑयल चेंज करना है, ऑयल चेंज करना है, एक सिंपल सी चीज। तो ऑयल का डब्बा आता है 200 रुपए का, क्या मैं सिर्फ 200 रुपए चार्ज करके और उस पर समझो 10 रुपए का प्रॉफिट लेके उसको भेज दूंगा? नहीं साहब, मेरे को और भी तो बहुत सारे खर्चे हैं,
और भी तो ओवरहेड रिलेटेड कॉस्ट है। अगर इसको प्रॉपरली मैंने अकाउंट किया, एक रिकवरी रेट निकाला, तभी जाके तो मैं करेक्टली कॉस्ट असर्टन कर पाऊंगा और सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आप चीजों को प्रॉपरली अकाउंट फॉर करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, और आप फर्दर एस्टिमेट लगा सकते हो नए जॉब, नए बैच, नए प्रोसेस का कॉस्ट कितना आने वाला है। So the main objective of cost accounting is to accumulation and ascertainment of cost. Costs are accumulated, assigned and ascertained for each cost object. Next है determination of selling price and profitability। ये मैंने आपको बता दिया, सिंपल सेंस में बता दिया। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप कॉस्ट प्लस मार्कअप जोड़ते हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस डिटरमाइन होती है। इसका मतलब है कि अगर आपको कॉस्ट ही नहीं पता चलेगी तो आप उसमें मार्कअप कैसे ऐड करोगे, आप उसमें प्रॉफिट कैसे ऐड करोगे, आपका सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। So in order to determine the selling price and in order to achieve desired profit, आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए। बिना कॉस्ट पता हुए आप प्रॉफिट डिटरमाइन नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबिलिटी भी हैम्पर, सेलिंग प्राइस भी हैम्पर। बट आज के टाइम पे ना थोड़ी चीजें बदल चुकी है। आज के टाइम पे ना कॉस्ट, जो हमारा सेलिंग प्राइस है ना, वो कॉस्ट के बेसिस पर फिक्स नहीं होता है। आज के टाइम पे जो सेलिंग प्राइस है वो मार्केट ड्रिवन होता है। मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कॉम्पिटिटर कितना चार्ज कर रहा है, उस बेसिस पर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं पेनड्राइव मार्केट में, आप जानते हैं एक टाइम पे था, तो उस मार्केट के अंदर मैं अपने पेनड्राइव को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मार्केट का जो प्राइस है उससे 1-1.5 रुपए कम रखता था, जानबूझ के 1-1.5 रुपए कम रखता था। मैंने अपनी कॉस्टिंग नहीं निकाली कि भैया मेरे को कितने रुपए पड़ रहा है, ये नहीं निकाला मैंने अल्टीमेटली मार्केट ड्रिवन सेलिंग प्राइस ली। लेकिन अगर आप मार्केट ड्रिवन सेलिंग प्राइस पर भी जा रहे हो तो भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी चाहिए। मान लो डिसाइड हुआ कि 10,000 में पेनड्राइव सेल होने वाली है और मैं बेच रहा हूं 9,000 रुपए में, दैट इज फाइन। बट मुझे ये भी तो पता होनी चाहिए कि कल करके मेरी कॉस्ट पता चला 10,000 से भी ज्यादा जा रही है। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि कंपटीशन के चक्कर में मेरी जो मेरी कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा है। तो ऐसे समय पता जरूर होना चाहिए, ऑल्दो मैं उसको यूज करूं ना करूं, पर पता जरूर होना चाहिए। So determination of selling price and profitability. The cost accounting helps in determination of selling price and thus profitability of cost object. Cost object क्या है, इसके बारे में समझाऊंगा मैं आपको। Though in the competitive business environment, selling price are determined by external factor, but cost accounting system provides a basis for price fixation and rate negotiation. Okay, sorry. नेक्स्ट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट कंट्रोल। ये बहुत अच्छी चीज है। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, ये दो चीज आपको समझनी पड़ेगी। इनफैक्ट आज का हमारा डिस्कशन बस यही खत्म हो जाएगा कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पढ़ने के बाद। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है बेटा। आप जानते हैं कि मैं टीचिंग में हूँ, या फिर उससे भी इजी एग्जांपल मैं पढ़ देता हूँ बेटा। लेट्स से अज्यूम करते हैं कि मेरे पापा मेरी मम्मी को हर महीने की 1 तारीख को, फर्स्ट ऑफ द मंथ को, हर महीने की 1 तारीख को मम्मी को 25,000 रुपए दे देते हैं, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं कि ये 4 खर्चे, चलो 25,000 बहुत कम हो गया, काम करते हैं
50,000 कर देते हैं। हर महीने की 1 तारीख को 50,000 रुपए हाथ में दे देते हैं। बोल देते हैं ये 50,000 रुपए तुम्हारे हाथ में है और अब ये 50,000 रुपए से तुमको जो खर्चे हैं घर चलाने के लिए वो करने हैं। जो मेड को देना है वो देना है, राशन किराना ग्रोसरी उसका नहीं देना है, ठीक है। और इसके अलावा घर में जितने भी लोग हैं पेट्रोल वगैरह का खर्चा, अब पेट्रोल का खर्चा देखो मैं मेरे घर का हिसाब बता रहा हूँ। जो भी पेट्रोल वगैरह के लिए जो छोटा मोटा खर्चा रहता है ना, हमारे घर में पेट्रोल का भी काफी बड़ा खर्चा हो जाता है वैसे तो वो वगैरह भी घर का जो मम्मी को फंड दिया है उसी में से जाएगा। और अगर मान लो कोई फेस्टिवल वगैरह आ रहा है, हर महीने आता ही आता है फेस्टिवल, दिवाली वगैरह बड़े फेस्टिवल को छोड़ के जो छोटे मोटे फेस्टिवल पूजा पाठ वगैरह है, साफ सफाई है, वो सारी चीजें आपको इसी के अंदर करनी है। तो इसमें क्या हो रहा है, मम्मी को एक 50,000 रुपए का बजट दे दिया जा रहा है, ठीक है। और मम्मी को बोला जाता है कि ये 50,000 के बजट में आपको घर चलाना है। अब क्या हो जाता है, ये बजट सेट होने के बाद कई बार मम्मी का खर्चा 55,000 भी हो जाता है, ठीक है। और कई बार ये खर्चा 45,000 के आसपास भी आ जाता है। तो एवरेज आउट करा होगा पापा ने, 50,000 रुपए डिसाइड किया होगा। तो बेटा यहां पर जब भी आपका खर्चा 50,000 के ऊपर 55,000 हो जाता है लेट से, तो ये जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा जाता है, तो बेटा इस केस में आपको मैनेजमेंट से डांट पड़ती है, फटकार पड़ती है, ठीक है। मेरे पापा डांटते फटकारते नहीं है, पर अज्यूम करते, समझो मैनेजमेंट है, ये डांटते हैं, बोलते कि भैया हमने आपको एक बजट सेट करके दिया था, आप बजट के बाहर कैसे गए, आपकी इनएफिशिएंसी दिख रही है। और बेटा अगर मान लो हम बजट के अंदर काम करते हैं, हमें गिवन फंड के अंदर काम करते हैं लेट से 45,000 में, तो भैया हमें फूलों की माला पहनाई जाती है और बोला जाता है वाह वाह तुमसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। तो बेटा यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, आपको एक बजट सेट करके दिया जाता है और आपको जितनी भी कॉस्ट है उसको कंट्रोल में रखना है, ये आपका काम है, ये आपका काम है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब क्या हो रहा था बेटा, ध्यान देना, अब ये कंटिन्यूअसली मेड वगैरह का खर्चा बढ़ते जा रहा था, ग्रोसरी का खर्चा बढ़ते जा रहा था, पेट्रोल फेस्टिवल वगैरह का मिलाते मिलाते 60,000 रुपए होना चालू हो गया मंथली। तो बेटा कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि एक बार कर दी लिमिट सेट, अब वो जिंदगी में नहीं बढ़ सकती। जब कभी 55,000 होना चालू हो गए तो मैनेजमेंट एनालाइज करेगा कि ये क्यों बढ़ रहा है। समझो अगले महीने भी 55,000 हुए, उसके बाद 65,000 हो गए, तो अब मैनेजमेंट अपने एस्टिमेट रिवाइज करेगा और नया कॉस्ट कंट्रोल लेवल किस पे ले आएगा, 60,000 रुपए पे। तो ये होता है कॉस्ट कंट्रोल करना। तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, गिवन बजट के अंदर आप लोगों को काम करना रहता है। बट मम्मी ने अब क्या सोचा, अब ये मेड जो है ना, ठीक है, ये जो मेड है इसको हटा देते हैं, ठीक है, 5-7 काम करते 10,000 रुपए ले रही है, अब इसको ना आधे काम के लिए रखते हैं, बर्तन के लिए और झाड़ू के लिए रखते हैं। कपड़े वगैरह के लिए अपन एक काम करते हैं, मशीन ले आते हैं, ठीक है, मशीन इंस्टॉल कर लेते हो, कैपिटल प्रोजेक्ट है उसके बारे में छोड़ देते हैं, उसका डिप्रिसिएशन कंसीडर करते हैं एक सेकंड के लिए कि उस मशीन का मंथली खर्चा अपोर्शन कितना आ रहा है। लेट से वो खर्चा 10,000 से घटकर 5,000 हो गया। ग्रोसरी में मम्मी ने क्या करा, फ्लिपकार्ट से मंगवाना चालू कर दिया, परमानेंटली प्राइम मेंबरशिप वगैरह ले ली, जहां पर उनका मंथली 5,000 रुपए बचना चालू हो गया, ठीक है। पेट्रोल वगैरह के केस में मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने जैसे व्हीकल रिप्लेसमेंट का टाइम आया, मम्मी ने बोला कि ओला की बाइक ले लो, रिप्लेस कर लो इसको ओला की बाइक से। तो बेटा वहां पर भी लेट से हमने 5,000 बचा है। और फेस्टिवल में भी मम्मी ने क्या करना चालू किया, मम्मी ने पहले ही फेस्टिवल आने से 1 महीने पहले ही मम्मी ने सारी खरीदी करना चालू कर दिया। तो बेटा इसके कारण क्या होता है, फेस्टिवल के टाइम सडन प्राइस शूट अप होता है, यहाँ पर हम लोगों ने प्राइस बचा ली। तो बेटा क्या ये मैंने एक परमानेंट जेन्युइन सॉल्यूशन निकाल दिया। देखो कॉस्ट तो यहाँ पर भी कम हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर कॉस्ट 50,000 से घटकर 30,000 पर गिर गई है। और ये रिडक्शन वन टाइम नहीं है, ये कोई एबनॉर्मल या एनोमली के कारण नहीं है, ये परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। यहाँ पर हमने कहीं भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, सो दिस इज कॉस्ट रिडक्शन। बेटा कॉस्ट कंट्रोल में कई बार कॉस्ट ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, पर वो जो कॉस्ट कम हुई इसे कॉस्ट रिडक्शन नहीं बोलेंगे। अगर ये कॉस्ट परमानेंटली आपने कुछ इनोवेशन के थ्रू कम कर दी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट रिडक्शन। तो पहला काम है कॉस्ट कंट्रोल करना, कभी भी कॉस्ट को कंट्रोल में रखना, उसके बियॉन्ड जाने नहीं देना। जैसे अनअकैडमी में बजट होता है, अब समझो अभी अगला महीना है अक्टूबर, तो अक्टूबर मंथ की प्लानिंग 25 सितंबर को पूरी हो जानी चाहिए। पूरा का पूरा मैनेजमेंट ये डिलीवरेबल्स फ्रीज कर देगा। तो ये क्या तरीका है, कॉस्ट कंट्रोल का तरीका है।
और अनअकैडमी अगर कोई ऐसा तरीका निकालता है परमानेंटली जिसके थ्रू कॉस्ट कम हो जाए तो उसको बोला जाएगा कॉस्ट रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन था, ठीक है। खैर अनअकैडमी में तो संभव नहीं है कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि अनअकैडमी का जो मेजर पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सैलरीज का है, स्टाफ को सैलरी, एडुकेटर्स को सैलरी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं आगे। तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या आएगा? कॉस्ट कंट्रोल में हमने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया, देखो पापा ने स्टैंडर्ड सेट किया था 50,000, फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करा हमने, 55,000 आया था हमारा। फिर इन दोनों को करा गया कंपेयर, तो वरायंस आया 5,000 का। और बेटा एनालाइज करा गया और एक्शन लिए गए इसके अगेंस्ट कि हाँ भैया ये तो जेन्युइन इंक्रीज, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, तो छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर मान लो कुछ एबनॉर्मल आइटम है एनएम ये बोनस से लिंक है तो एम्प्लॉय को बोनस कम कर दिया जाए। तो कॉस्ट कंट्रोल में मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स रखेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस लाएंगे, कंपेयर करेंगे, वरायंस को एनालाइज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है एनालिसिस ऑफ वरायंस। और कॉस्ट रिडक्शन मैंने बताया आपको, परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ठीक, ओके। तो ये पढ़ लिया हमने एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट करेक्टली एसर्टेन करना और हर कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज करना। फिर एसर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, अब है कॉस्ट कंट्रोल, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर। कॉस्ट कंट्रोल क्यों करी जाती है? डिसिप्लिन रखना। मेंटेन डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर is one of the main objective of good cost accounting system. It ensures that the expenditure are in consonance with predetermined set standard and the variation from this set standard is noted and reported on continuous basis. To exercise control over the cost, the following steps are done. सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। अब आप एक एक लाइन लिख सकते हो बेटा इसमें। स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी है। Standard cost or performance target for the cost object or cost centers are set before initiation of production or service activity. स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता, मैं सोच रहा था बताऊं या नहीं बताऊं। स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल, मैं आपको बताने वाला था, उसका एग्जांपल भी देता था, पर अगर आपके माइंड में नहीं आई है वो चीज तो ठीक ही है बेटा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं and standards are always for actual। फिर हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। सर कैसे मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस? बेटा आपने प्रोसेस अकाउंट बनाया, आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्चुअल कॉस्ट तो रिकॉर्ड हो रही है, आप इसे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड से, दैट इज डिफरेंट पार्ट। पर हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो क्या करते हैं? एक्चुअल बेसिस की करते हैं। अब बेटा ये जो एक्चुअल बेसिस की रिकॉर्डिंग भी है ना, सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले जा रहा हूँ। इस एक्चुअल बेसिस की कॉस्टिंग के अंदर भी एस्टिमेशन है। बोलेंगे कैसे? बेटा जो ओवरहेड है, ओवरहेड क्या होता है? इनडायरेक्ट खर्चे, जो पीरियड रिलेटेड कॉस्ट है, पूरा पीरियड खत्म होने के बाद हमें पता चलता है, पर हम चार्ज तो डेली बेसिस पे करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्री डिटरमाइंड रेट निकालते हैं, और वो प्री डिटरमाइंड रेट को क्या बोलते हैं? रिकवरी रेट। तो ये रिकवरी रेट वैसे भी एस्टिमेटेड ही रहता है, तो जो आप एक्चुअल रिकॉर्डिंग में बोल रहे हो ना वो भी एस्टिमेटेड बेसिस पे होते हैं, बट एनीवेज उसका भी वैरिएंस कैलकुलेशन हो जाता है। सो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, actual cost or result of the cost object or the cost center is measured. Performance should be measured in the same manner in which the targets are set. Next है comparison of actual performance with set standard. Last है variance analysis and action. अब मैंने आपको cost reduction भी बताया था बेटा। cost reduction का मतलब क्या होता है? Permanent reduction in cost. It may be defined as achievement of real and permanent reduction in unit cost of goods, without impairing their suitability for the intended use or diminution in the quality of product. The cost reduction is approach of the management where the cost of the object is believed to have a scope of further reduction. No cost is termed as lowest as every possibility of cost reduction is explored
टू डू कॉस्ट रिडक्शन द फॉलोइंग स्टेप्स आर डन। ये क्या बोल रहा है, हर बार जब आप कॉस्ट रिड्यूस करते हो इसके अलावा भी कॉस्ट रिड्यूस करने की कोई ना कोई संभावना रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। Long back in year 2017 when we used to record online lectures, तब ऑनलाइन लेक्चर्स का क्रेज ना के बराबर था। Just in 4 years this has become a huge hit, a tremendous success। तो बेटा लॉन्ग बैक मैं आपको बता रहा हूँ 2017 के अंदर जब हमें लेक्चर रिकॉर्ड करने रहते थे तो हमें एक कैमरामैन कंपलसरी चाहिए ही रहता था। तो हम बोलते थे कैमरामैन, हम सस्ते से सस्ता कैमरामैन भी लेना, मतलब सिर्फ कैमरा ऑपरेटर, वीडियो ऑपरेटर 10,000 तो लेगा मिनिमम, ठीक है, 300 रुपए रोज के हिसाब से भी, 300 350 रुपए के हिसाब से भी बोले मिनिमम कॉस्ट। हम बोलते थे कि कॉस्ट रिडक्शन ये मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते थे, जो एडिटर है वो एडिटर लेता था घंटे के हिसाब से पैसा, वो 1,000 रुपए घंटा लेता था। तो अगर हमारी बैच बन रही है 200 घंटे की, ठीक है, 200 घंटे की बैच बन रही है तो हमसे कितना लेता था, 2 लाख रुपए लेता था। हम बोलते थे मिनिमम है, और हम पता करते थे पूरे मार्केट में कि क्या ये मिनिमम है। हम बोलते थे हाँ बिल्कुल मिनिमम, इससे कम कोई दे ही नहीं सकता, और एक्चुअली इससे कम कोई दे नहीं सकता था, ठीक है। ये सारा तामझाम झमेला था। बट बेटा 2018-19 के अंदर ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर क्रांति आई, और वो क्रांति आने के चक्कर में आई एम नॉट जोकिंग, बट बेटा मैंने जो मेरा पहला सिस्टम असेंबल किया था वो मात्र 25,000 में असेंबल किया था, ठीक है। क्वालिटी ओके 19-20 मेरे जैसे नए एजुकेटर के लिए ठीक था उस टाइम पे। ये अनअकैडमी पर जो क्वालिटी है, अभी आप जो सेटअप देख रहे हो बेटा बस सेम सेटअप इस तरीके से, पेनड्राइव के सेटअप और इसमें कुछ खास फर्क है नहीं। मात्र 15,000 में पूरा सेटअप सेट किया था, जहां पर ना ही मुझे कैमरामैन की जरूरत है ना ही मुझे एडिटर की जरूरत है। आप देखो कौन सा कैमरामैन है मेरे पास, कौन सा एडिटर है मेरे पास, सामने मेरे कैमरा है, वेब कैम लगा हुआ है बेटा, और मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ। तो एक लेक्चर आज मुझे इफेक्टिवली अगर मैं देखूं, मैं अब तक करीब करीब मान लो आप कितने लेक्चर ले चुका हूँ, बहुत सारे, बहुत आवर्स ले चुका हूँ, 1400 घंटे तो यही हो गए, 1000 लेक्चर ले लिया मैंने समझो। अब बेटा 1000 अगर मैंने लेक्चर ले लिए हैं और आपको लग रहा होगा सर 1000 कुछ ज्यादा ही बोल रहे, बेटा महीने के 120 घंटे लेता हूँ। तो आप समझो, चलो अनअकैडमी का पार्ट भी 2 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, मैं ऑन एन एवरेज महीने में 15 लेक्चर तो लेता हूँ। साल भर में मैं कितने लेक्चर लेता हूँ, 180, 200 लेक्चर मान लेते हैं। मतलब अगर मैं 15,000 डिवाइडेड बाय 200 भी करूं तो बेटा एक लेक्चर मुझे 75 रुपए का पड़ रहा है। तो पहले लगता था कि वो लोएस्ट कॉस्ट है, इससे ज्यादा रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम मुझे पता है कि ये लोएस्ट कॉस्ट है, लेकिन आगे जाके और पता चलेगा कि इससे भी लोएस्ट कॉस्ट है, और वो लोएस्ट कॉस्ट आ गई है बेटा। आज के टाइम की लोएस्ट कॉस्ट पर हूं मैं। अब मेरा लैपटॉप है जो अनअकैडमी के लिए यूज करता हूँ, वेबकैम है जो अनअकैडमी ने मुझको दिया हुआ, ये 15,000 रुपए, ये 12-15,000 रुपए का होगा। और अब इसके ऊपर देखो मैं धड़ाधड़ लेक्चर लेते जा रहा हूँ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। सो ये कॉस्ट रिडक्शन के कुछ तरीके बताओ। ईच एक्टिविटी within an entity is segmented to analyze and identify value added and non value added activity। तो बोल रहे कॉस्ट रिडक्शन करने का तरीका क्या है भाई, आप हर एक्टिविटी को देखो, उसमें वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड को आइडेंटिफाई करो। ऑल नॉन वैल्यू एडेड activity are eliminated without affecting the essential characteristics of the product or process. Value chain analysis, a strategic tool developed by Michael Porter, is one of the method to do so. Next है conducting continuous research and study। ये हम करते हैं बेटा, conducting continuous research and study to know how the most optimum way to manufacture a product or render service. The threefold assumption involved in the definition of cost reduction may be: there is a saving in cost, in unit cost, such saving is permanent in nature। मैंने आपको बताया था कॉस्ट रिड्यूस होगी और परमानेंट नेचर की होगी, और बेटा ये आपके प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी को खराब नहीं करेगी। द यूटिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये 3 चीजें हैं, 3 थंब रूल है। पहला, कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। ये रिडक्शन टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, और बेटा इससे क्वालिटी भी इंप्रूव ही होगी आपकी, खराब नहीं। Sir, is this for me? This is for November 21. For May 22 students, May 22 students के लिए 22 सितंबर 2021 को आपकी बैच स्टार्ट होगी,
3:30 PM लाइव स्ट्रीमिंग होगा। कहाँ पे? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। फॉर दिस यू नीड टू हैव प्लस सब्सक्रिप्शन। बस काफी हद तक सेम है। अगर आप बात करेंगे सीए और सीएमए की, तो मैं आपको ऐसा कहूंगा, डोंट टेक मी अदरवाइज, जो सीएम है ना वो टफ है और सीए वो इजी है। डोंट टेक मी अदरवाइज, एंड देयर इज अ लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड दैट। सीएमए के डेडिकेटेड टीचर्स आपको बहुत कम मिलते हैं। दूसरी बात, सीएमए का सिलेबस बड़ा ही स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ, उसको समेट के लाने का काम ज्यादा टीचर नहीं कर पाए हैं। तो ये रीजन से, क्योंकि सीएमए में बच्चों को खुद ही एग्जाम अटेम्प्ट करनी पड़ती है, वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लगना चालू हो जाता है। और बेटा सीए के अंदर आपको कंपैरेटिवली इतने ज्यादा टीचर्स मिल जाते हैं जिन्होंने सिलेबस को रीडिफाइन कर दिया है, बिल्कुल इनोवेट कर दिया है। ये रीजन है, अदरवाइज सिलेबस मोर और लेस सेम है। कुछ ऐसा पार्ट है जो सीए फाइनल में है, टैक्सेशन का, वो सीए में इंटर में डाला है। खैर आगे, मतलब इतना पार्ट कंप्लीट करेंगे, आज के लिए हमारा डिस्कशन यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट है, देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन और असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब बेटा अगर आपके पास पूरा लेखा जोखा है, पूरा लेखा जोखा है कॉस्ट का, कॉस्टिंग का, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिकली, तो अब आप ये रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को दे सकते हो डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग किसी भी प्रकार का हो सकता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का है, मार्केट में लॉन्च कर दो, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है, इसके अंदर इंप्रूवमेंट का स्कोप है, ये सब डिसीजन मैनेजमेंट लेगा, बट वो ऐसे रैंडमली नहीं ले सकता, आपको उसको सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में देनी पड़ेगी। तो असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग by providing relevant information, assist management in planning, implementation, measuring, controlling and evaluating various activities. A robust cost and management accounting system provide internal external information. ठीक है, अब बेटा आप अपनी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको कितना भी रोबस्ट बना सकते हैं, कितना भी चाहे उसके अंदर स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मेरा फोन डेड होने वाला है, मैं आपके चैट नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं इतना कंप्लीट करके एंड करूंगा लेक्चर। सर मैं ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन में हूँ अनअकैडमी के, और सोच रहा हूँ सीए का, क्योंकि मेरा करस्पॉन्डेंट कॉलेज है। अमर पवार, यू कैन रीच मी आउट, आप मुझसे कनेक्ट करो, मैं जरूर हेल्प करूंगा। मैंने आपको बोला सीएमए से ज्यादा इजी आपको सीए लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में हम पढ़ाई कर पाते हैं, और कुछ नहीं है रीजन, देयर इज नो अदर रीजन। मतलब मैंने जो स्टेटमेंट पास करा उसके लिए, अरे नहीं इसमें टफ भी बोल रहा हूँ, मैं तो तारीफ ही कर रहा हूँ, टफनेस हमारा तारीफ होती है। कॉस्ट कंट्रोल, बेटा कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड। और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न्ड विद रिड्यूसिंग द कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। कॉस्ट कंट्रोल क्या चाहता है? कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट है, गिवन सेट ऑफ कंडीशन में कंट्रोल करना कॉस्ट को। इन केस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एम्फसिस इज ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। बेटा हर बार हम पिछली बार कितनी कॉस्ट आई थी उसको लेकर इस बार कितनी कॉस्ट आनी चाहिए उसको कंपेयर करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल। वही अगर आप देखोगे कि कॉस्ट रिडक्शन है ना, ये प्रेजेंट कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट से रिलेटेड। कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइज नो कंडीशन एज परमानेंट सिंस अ चेंज विल रिजल्ट इनटू लोअर कॉस्ट। The cost control is preventive function. Yes, cost control prevent करता है आपकी ज्यादा कॉस्ट होने से, आपको बचाता है। पर बेटा कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव फ्यूचर से रिलेटेड एक्शन है। कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हेन टारगेट्स आर अचीव। बेटा कॉस्ट कंट्रोल आपका खत्म हो जाता है, मतलब आपने अचीव कर लिया, अगर आपका टारगेट अचीव हो गया, विद इन रेंज आपने काम किया। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन के पास कोई विजिबल टारगेट नहीं है, ये कंटिन्यूअस बेसिस पर ही है। ठीक है, तो आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है। हमारे यहाँ थियरी ऐसी ही होती है। अभी मैंने जैसे आपको बोला, जो आपको नए नोट्स मिलेंगे वो पॉइंटर फॉर्मेट में होंगे,
उसके अंदर से थ्योरी कट छट जाएगी, छोटी हो जाएगी थ्योरी, बट स्टिल मेरा एक टारगेट रहेगा कि करीब करीब 50 पेज की हम थ्योरी रखेंगे, पढ़ेंगे पूरा 50 पेज को, जिसके अंदर से माइंड में सारी चीजें आने के बाद आपके माइंड में कम से कम 50 पेज छप जाए, आप 15 से 16 मार्क्स उसमें ले आए। ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। फिर बेटा बचा हुआ अब हम कल स्टार्ट करेंगे स्कोप वगैरह से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस भी लेने मुझे एग्जाम्स के है। ये चैप्टर चलेगा, या आराम से चलेगा, आप मेरे साथ बस रोज का थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाना, या फिर आप मुझे किसी दिन कहना सर आज मैराथन ही ले लो। इसमें से बहुत सारे पार्ट में करवा चुका हूँ ऑलरेडी, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो देख चुके हैं, ठीक है। सो आई विल मीट यू टुमारो। और आज हमारा 6 बजे स्टार्ट हो रहा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक प्लस कोर्स, एक शॉर्ट प्लस कोर्स है, जिसके अंदर लगभग आपको 30 मार्क्स का कवरेज करवाने वाला हूँ मैं 20 घंटे में। तो डू कम फॉर दैट। और वो होगा 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, रोज 2 घंटा रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, पर इस बार सैटरडे को भी है, आज भी है, कल भी है, 17 को भी है, 18 को भी है, ठीक है। तो आइएगा, आज हम स्टार्ट